अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस 2.0। पेशे खिदमत है खौफनाक कहानी नागफनी। नेक्स्ट एपिसोड। मैं मबहूत सा बना खड़ा था। जुबान गुंग थी, आंखें जुम्मन की माँ के करीब चेहरे पर जमी थीं और पलकें झपकाए नहीं छपक रही थीं, लेकिन दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था। गुज़िश्ता शब नागफनी की तवील गैर हाजिरी की वजह समझ में आ गई थी। मैं ख्वामख्वाह से डर कर मैदान में जा बैठा। ये बात कि तारीकी से निकलकर दुनिया में आने के लिए नागफनी को इंसानी जिस्म की ज़रूरत थी, रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो चुकी थी। उसकी आरज़ू थी कि दुनिया में आए तो हसीनो मुतनासिब दिलकशो पुरकशिश जिस्म जैसा कि रक्षी का था लेकर आए। लेकिन यह जानकर रक्षी रस्म में शिरकत की बजाय अपने अब्बू के साथ चली गई है, उसे बड़ी मायूसी हुई। उसने मेरा रवैया भी बदला पाया और गुस्से में तालीमी ताशों को फाड़ कर चलती बनी। खुदा न खास्ता अगर वो चंद मिनट और इंतज़ार कर लेती तो रक्षी की खैर नहीं थी, क्योंकि कुछ ही देर बाद रक्षी हमारे यहाँ आ गई थी और मुझे रक्षी को बचाने के लिए बाहर भागना पड़ा। गुस्से और मायूसी के आलम में नागफनी को इधर से उधर मंडलाते हुए अचानक जुम्मन की माँ का तन्हा बेजान जिस्म नजर आया। अगरचे वो जिस्म उसके म्यार पर पूरा नहीं उतरता था, फिर भी दुनिया में आने की बेताबी हसीन जिस्म हासिल करने की ख्वाहिश पर गालिब आ गई। भूख से बेताब इंसान बिरयानी और पुलाव के ख्वाब जरूर देखता है, लेकिन सूखी रोटी मिल जाए तो गनीमत जानकर उसी पर टूट पड़ता है। बिल्कुल उसी भूखे की मानिंद रक्षी के खूबसूरत जिस्म की तमन्ना करने वाली नागफनी जुम्मन की माँ के बदसूरत जिस्म को देखकर अंधेरे से बाहर आने के लिए इतनी बेकाबू हो गई कि उसके जहन से खूबसूरती और बदसूरती का तस्वुर निकल गया। वो न जाने कब से जिस्म के बगैर तारीक फिजाओं में भटकती फिर रही थी। फिर किस तरह वो जुम्मन की अम्मा के जिस्म को, जो उसके लिए नेमत साबित हुआ, नज़रअंदाज करने की गलती कर सकती थी। शायद इसीलिए दुनिया की किसी कौम और किसी मजहब में मुर्दे को जिंदा छोड़ने का रिवाज नहीं था। गो किसी को ये इल्म नहीं था कि मुर्दे को तन्हा छोड़ने का अंजाम क्या हो सकता है। हमारे बड़ों के मुरत्तब करदा असूल बेमायनी नहीं थे। हम जितने बेखबर हैं वो उतने ही बाखबर थे। मेरे सामने पलंग पर पोपले मुंह और नुचे नुचे से सफ़ेद बालों वाली जो बदसूरत औरत बैठी हंस रही थी, वो जुम्मन की माँ नहीं बल्कि उसके जिस्म में नागफनी थी। वही नागफनी जिसने इंतहाई सफाकी से मेरी गुड़िया जैसी मासूम बहन की जान ली थी। खून तो उसने और भी कई अफराद का किया था, जिनमें चंद मेरे इल्म में थे। बेशतर ऐसे भी रहे होंगे जिनके बारे में मुझे कुछ मालूम ना हो सका, मगर मुझे राना के कत्ल के अलावा किसी और के कत्ल से गर्ज नहीं थी। महवियत टूटना शुरू हुई तो सबसे पहले राना की कब्र पर किया हुआ अहद याद आया कि जब तक उसकी मौत का बदला नहीं ले लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। आंखों के सामने जुम्मन की अम्मा के जिस्म में बैठी नागफनी को देखकर खून खोल उठा। जी चाहा कि इस मनहूस के नरखरे को दांतों से चबा डालूं। गुस्से में हाथ की किताबें उसके पोपले मुंह पर दे मारी, जो चेहरे से टकराकर इधर उधर बिखर गईं। फिर मुझे वहीं पत्थर का एक टुकड़ा पड़ा नजर आया। मैंने तेजी से झुककर उसे उठा लिया और उसे नागफनी के सर को पाँच पाँच करने और दोबारा उसी तारीकी में पहुंचाने के इरादे से जहां से वो आई थी उसकी तरफ दौड़ा। उसी वक्त वहां मौजूद औरतों ने अरे अरे करते हुए मुझे पकड़ लिया, पत्थर छीनकर एक तरफ फेंका और मुझे खींचती हुई बाहर ले गई। इस तगदो के दौरान न सिर्फ नागफनी के हंसने की आवाज़ें बल्कि कई दूसरी मुहीब आवाज़ें भी मेरे कानों में इस तरह आती रहीं जैसे मुतअद्दिद रूहें मेरी दुर्गत बनते देखकर लुत्फ़ अंदोज हो रही हों। क्या हुआ? बाहर खड़े हुए लोगों में से एक ने उन औरतों से पूछा जो मुझे धक्के देती हुई वहां ले गई थीं। क्या बात है, ये लड़का अंदर क्या कर रहा था? बिल्कुल बाउला लड़का है, एक औरत ने कहा, एकदम पागल। दूसरी बोली, पहले इसने जुम्मन की अम्मा पर किताबें फेंकी, फिर उस बेचारी को मारने के लिए पत्थर उठा लिया। ओए, उस आदमी ने मेरा हाथ मरोड़ कर कहा, शर्म नहीं आई? बीमार और कमजोर बुढ़िया पर हाथ उठाते हुए, मगर मुझे बसोरता हुआ देखकर उसने जल्दी से मुझे छोड़ दिया और औरतों से मुखातिब होकर बोला, जुम्मन की अम्मा का क्या हाल है? अभी तक बहकी बातें कर रही है, दिमाग पर असर पड़ा है, हम में से किसी को नहीं पहचानती। थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने हाथों पैरों को देखकर यूं हंसने लगती है मानो कोई अनोखी चीज देख ली हो। ना जाने नसीबों जली ने रात में कैसा दुख झेला है, पूरी जुबान नीली पड़ गई है। दूसरी औरत बोली, उसने 2 बार अपने बाल भी नोचे थे और दोनों बार बालों के गुच्छे उसके हाथों में उतराए थे। मुझसे कह रही थी कहीं से आईना ला दो, अपनी शक्ल देखूंगी। तीसरी औरत ने, जो नौजवान थी, कुछ हंसते और कुछ शर्माते हुए कहा। लड़के को देखकर कहने लगी, हट जाओ, मेरा माशूक आ रहा है। नागफनी ने मुझे अपना महबूब कहा था, जिसे उस औरत ने माशूक बना दिया। सारी औरतें खी करने लगीं। सवाल करने वाले आदमी ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। इतनी सी बात पर बुढ़िया से नाराज हो गए। कुछ और भी कहना चाहता था मगर औरतों की वजह से खामोश हो गया।
किसी दूसरे आदमी ने कहा, जनानियों को बाहर निकालो ताकि हम भी जुम्मन की माँ को देख सकें। अल्लाह मियाँ के घर जाकर वापस आई है। क्यों? पहली औरत ने तड़प कर पूछा। क्या जनानियों से तुम्हारा पर्दा है? पर्दा तो नहीं है, पर हमें बताया गया था कि जुम्मन की माँ को नहलाया जा रहा है। नहलाने की बारी ही नहीं आई। हम उसे नहलाने के लिए तख्ते पर लिए जा रहे थे कि उसने फट आंखें खोल दी। रज्जो की अम्मा और सईदा चीखें मारने लगीं। मैंने समझाया कि कोई नई बात नहीं है, कभी कभी फरिश्तों की गलती से ऐसा भी हो जाता है। आओ भाइयों, उस आदमी ने अपने साथियों से कहा, अंदर चलते हैं। बाहर खड़े हुए सारे मर्द तेजी से इस तरह झोंपड़े में गए जैसे दुनिया का 8वां अजूबा देखने जा रहे हों। दिल चाहा कि मैं भी उनके पीछे पीछे जाऊं, लेकिन उस वक्त तक मुझे कुछ अक्ल आ गई थी। नागफनी अब नागफनी नहीं रही थी, जुम्मन की अम्मा बन चुकी थी। किसी को नजर न आने वाली रूह नहीं थी कि जैसा चाहता उसके साथ सलूक करता। अब वो इंसान के रूप में थी। उसे मेरे हाथों से कोई नुकसान पहुंच जाता तो हर शख्स यही समझता कि मैंने एक ज़ईफ़ व नातवा औरत पर हमला किया है। एक खतरा और भी था। जुम्मन की अम्मा के मरते ही नागफनी अपनी तमाम तर खबासत और कमीनेपन के साथ बेगुनाहों और बेकसूरों को कत्ल और उनके हाथों को कता करने के लिए आज़ाद होकर एक बार फिर जुल्मत व तारीकी में घुल मिल जाती और एक बार फिर रक्षी के जिस्म को हासिल करने के ख्वाब देखने लगती। उसे मारने और उसे गुलू खुलासी कराने का तरीका वो नहीं था जिस पर मैंने अमल करना चाहा। मैं 2 बार उसे कत्ल कर चुका था, एक बार अस्पताल के कमरे में और दूसरी बार अपने घर के कमरे में। दूसरी बार तो बहुत ही ज्यादा सोच विचार और बड़ी मंसूबाबंदी के साथ उससे निजात हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन नतीजा क्या निकला? वही ढाक के 3 पात। तीसरी बार भी यही होना था। नागफनी इस मर्तबा भी आज़ाद हो जाती। अलबत्ता जुम्मन की अम्मा जो पहले ही मर चुकी थी मारी जाती और मुझे उसके कत्ल के इल्ज़ाम में धर लिया जाता। ये था वो एहसास जिसने मुझे पुरस्रार अलूम के हसूल की तरफ माइल किया। नागफनी तारीख दुनिया की मखलूक थी, उसे उसी दुनिया के हथियारों से ख़त्म या कैद किया जा सकता था। उन हथियारों के हसूल की खातिर अगर मुझे तारीख दुनिया का सफ़र करना पड़ता तो मैं इसके लिए भी तैयार था। लिखने पढ़ने से मेरी तबीयत पहले ही उचाट हो चुकी थी। इस वाक़े के बाद बिल्कुल ही उचाट हो गई। किताबें कापियाँ जुम्मन की अम्मा के मुंह पर माराया था। मैं स्कूल नहीं गया। स्कूल जाने की बजाय सीधा पब्लिक लाइब्रेरी में चला गया। इतनी बड़ी लाइब्रेरी में ऐसी कोई किताब नहीं थी जो मेरे मतलूबा तकाज़ों के मुताबिक होती। रश का वक्त नहीं था, इसलिए लाइब्रेरियन भी मेरे साथ तलाश में मसरूफ़ हो गया। अपने रजिस्टर की मदद से उसने निस्फ दर्जन किताबें निकाल कर मेरे सामने डाल दी, जिनमें 2 दस्तशनासी की थीं, एक मैस्मरिज्म की, एक टेलीपैथी की, एक चाय की पत्तियों की मदद से किस्मत का हाल बताने वाली, जबकि छठी किताब जिन्नात के बारे में थी। पहली 5 किताबों को वापस करके मैंने जिन्नात वाली किताब को मौजू से करीब तर पाया और उसी को पढ़ने बैठ गया कि मुस्तकिल मेंबरों के अलावा किसी को अपने घर किताब ले जाने की इजाज़त नहीं थी। 12 बजे दोपहर तक किताब के मुताले से मेरा दिल उकताने लगा। पहले 2 अबवाब को छोड़कर, जिनमें जिन्नों के वजूद, माहियत और रिहाइश वगैरह के बारे में गुफ्तगू की गई थी, बाकी किताब उन वाक़यात से भरी पड़ी थी जो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों को पेश आए थे। कोई ऐसा वाक़या नहीं था जो कम अज़ कम मेरे लिए हैरत अंगेज़ होता। किताब का आखिरी बाब उन तरीक़ों पर मुश्तमिल था जिन पर अमल करके जिन्नों को कब्ज़े में किया जा सकता था, लेकिन जिन्नों को कब्ज़े में करने का कोई शौकीन उस बाब में दर्ज शुदा सारे तरीक़ों को फाड़ कर अपने साथ ले गया। लाइब्रेरी में इस किताब की कोई दूसरी जिल्द नहीं थी। किताब तकसीम हिंद से कबल दिल्ली के किसी नाशिर ने शाया की थी। इतनी कदीम किताब का नुस्खा मिलना आसान नहीं था। ताहम लाइब्रेरियन ने वादा किया कि वो दूसरी लाइब्रेरियों से रब्ता करके उस बाब की फ़ोटो कापी हासिल करने की कोशिश करेगा। 1 बजे स्कूल को छुट्टी होती थी और 1 ही बजे शाम के 3 बजे तक के लिए लाइब्रेरी को बंद किया जाता था। लाइब्रेरी बंद होने का वक्त आया तो मैंने लाइब्रेरियन का शुक्रिया अदा किया और घर वापस चला आया। अम्मा जी को पता नहीं चला कि मैंने स्कूल से गैर हाजिरी की है। मुझे खाना देकर अम्मा जी मेरे ही पास बैठ गईं। कहने लगी, जुम्मन की अम्मा, वही बूढ़ी जो हमारे यहाँ खाना लेने आती थी, और एक बार तो तुम उसकी झोंपड़ी में गजल के घर खाना देने भी गए थे। कल शाम असर व मगरिब के दरमियान मर गई थी। मैंने उनकी तरफ इस तरह देखा जैसे पहली मर्तबा उसके मरने के बारे में सुना हो। झोंपड़ी वालों ने उसका दवाखाने के हकीम साहब से मुआयना कराया तो उन्होंने भी यही कहा कि अब इसमें कुछ नहीं है, कफन दफन का इंतजाम करो। झोंपड़ी वालों ने सोचा कि रात के वक्त क्या इंतजाम किया जा सकता है, सुबह होने पर दफना देंगे। फजर की नमाज के बाद उन्होंने मस्जिद में कफनाने दफनाने के लिए चंदा मांगा तो 7 नंबर में रहने वाले एक कारखानेदार उन लोगों को अपने घर ले गए और उन्हें 1000 रुपये दे दिए कि मुसलमान का मुर्दा ज्यादा देर तक नहीं रोकना चाहिए। जुम्मन की माँ की फौरन तजहेज़ो तकफीन कर दो। कफन आ गया, नहलाने वाली को बुलवा लिया गया। कुछ लोग कब्रिस्तान कब्र तैयार कराने के लिए चले गए।
फिर जब जुम्मन की अम्मा को नहलाने के लिए तख्ते पर ले जाया जा रहा था उसने आंखें खोल दी। नहीं, मैंने मसनूई हैरत का इजहार करते हुए कहा। अम्मा जी ने मेरी तरफ ध्यान दिए बगैर झोंपड़ी वाली औरत की तरह कहा, कभी कभी मौत के फरिश्ते इस किस्म की गलतियां कर बैठते हैं। अखबारों में आए दिन मुर्दों के जी उठने की खबरें छपती रहती हैं। दरअसल उन्हें किसी दूसरी जुम्मन की अम्मा की रूह कब्ज करना होगी, लेकिन गलती से वो इस जुम्मन की अम्मा की रूह को कब्ज करके ले गए। बाद में ऊपर जाकर उन्हें अपनी गलती का पता चला तो उन्होंने जुम्मन की अम्मा की रूह दोबारा उसके जिस्म में डाल दी और जुम्मन की अम्मा मरकर एक बार फिर जिंदा हो गई। आपको ये बातें किसने बताई? पूरी कॉलोनी में यही बातें हो रही हैं। बच्चों तक की जुबानों पर यही बातें हैं। लोगों की खलकत जुम्मन की अम्मा को देखने के लिए उमड़ी चली आ रही है। अखबार वाले भी गए हुए हैं। कल के सारे अखबारात इस खबर से भरे पड़े होंगे। गजल की अम्मी जुम्मन की अम्मा को देखने गई थी, लेकिन झोंपड़ियों के पास लोगों का अज़्दहाम देखकर वापस आ गई। वैसे सुना है कि जुम्मन की अम्मा अपने होशो हवास खो बैठी है। दरअसल जानकनी की तकलीफ ऐसी ही होती है। आहिस्ता आहिस्ता उसके हवास बहाल होंगे तभी वो बता सकेगी। मुझे मालूम था कि हकीकत क्या है। जिसे जुम्मन की अम्मा समझा जा रहा था वो जुम्मन की अम्मा नहीं थी। उसके जिस्म पर नागफनी ने कब्जा कर लिया था। अखबारात में मुर्दों के जिंदा होने के बारे में जो खबरें छपा करती थी वो भी इस लिहाज से गलत नहीं थी कि जिस तरह जुम्मन की अम्मा के मुताल्लिक तसव्वुर कर लिया गया था कि वो मरकर जिंदा हो गई है, उसी तरह बेशतर लोगों के मुताल्लिक समझ लिया जाता कि मरने के बाद जिंदा हुए हैं, हालांकि उनके जिस्मों पर कोई और ही काबिज हो जाता होगा। अखबारात वाले तो वही लिखते थे जो देखते थे या जिन बातों का उन्हें बावसूख ज़राए से इल्म होता था। मेरी तरह उनका मुशाहिदा नहीं था। मैं पूरे हफ्ते स्कूल से गायब रहा और किताबों की दुकानों और लाइब्रेरियों को कंगालता रहा। जोड़िया बाजार में पुरानी किताबों का कारोबार करने वाली दुकान से एक किताब जिसका कागज इतना खस्ता हो चुका था कि हाथ लगाने से फटता था 25 पैसे में मिली। शुरू के वो सफ़ात जिन पर किताब का नाम दर्ज था ज़ाया हो चुके थे। 3 अबवाब की मुख्तसर सी किताब थी। मेरी तवज्जो किताब के अबवाब ने अपनी जानिब मबजूल करवाई। पहले बाब का अनवान था अरवाह जो हमसे बिछड़ गईं। दूसरा बाब था अरवाह जो दुनिया में वापस आना चाहती हैं। तीसरे बाब का उन्वान था अरवाह जो हमसे राब्ते के लिए बेचैन है। किताब की खस्तगी के बायस उसे आसानी से पढ़ना मुश्किल था, इसलिए मैंने उसकी फोटोस्टेट कॉपियां निकलवा लीं। कागज की बोसीदगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कॉपियां तो जैसे तैसे निकल आईं, लेकिन पूरी किताब छोटे बड़े टुकड़ों में बंटकर कागज के मुख्तसर से ढेर में तब्दील हो गई। उसे जगह जगह बिजली के खंभों पर लगे उन डब्बों में से एक डब्बे में डालना पड़ा जो किताबों और कागजों को बेहुरमती से बचाने के लिए मुख्तलिफ समाजी और फलाही अंजुमनों की तरफ से लगाए जाते हैं। खुश खुश घर वापस जा रहा था कि उस लाइब्रेरियन से मुलाकात हो गई जिसने वादा किया था कि दूसरी लाइब्रेरियों से राब्ता करेगा और अगर किसी लाइब्रेरी से जिन्नों वाली किताब दस्तयाब हुई तो उसके बाब की फोटो कापियां निकलवा लेगा। किताब मिल गई थी और मेरे ज़ौक़ शौक़ के पेश नज़र उसने 2-2 कॉपियां करा ली थीं, एक किताब की तकमील के लिए और एक मेरे लिए। मैं उसी वक्त उसके साथ लाइब्रेरी जाने के लिए तैयार हो गया। 1 बज चुका था। वो लाइब्रेरी बंद करके खाना खाने जा रहा था। उसने मुझे 3 बजे के बाद लाइब्रेरी में आने के लिए कहा। घर पहुंचा तो अम्मा जी ने बताया कि टेक केयर अस्पताल से, जहां राना की मौत के बाद मुझे 2 दिन और 3 रातों तक रुकना पड़ा था, एक आदमी तुम्हें बुलाने आया था। कह गया कि हो सके तो आज दोपहर को अस्पताल जाकर बड़े डॉक्टर साहब से मिल लेना। मेरे लिए यह पैगाम बायसे हैरत था क्योंकि मैंने बड़े डॉक्टर साहब का नाम ही सुना था, कभी उनकी सूरत नहीं देखी थी। वो राउंड पर भी मेरे कमरे में नहीं आए थे, और अगर आए थे तो शायद उस वक्त आए हों जब मैं सोया हुआ था। ताज्जुब हो रहा था कि उन्होंने मुझ जैसे नाचीज तालिब-इल्म को ना सिर्फ याद रखा था बल्कि मिलने के लिए मुझे अस्पताल में बुलाया था। दोपहर का खाना खाकर कुछ देर के लिए अपने कमरे में जाकर लेटा और लेटे लेटे फोटोस्टेट सफ़ात की वर्क गर्दानी करता रहा। पहला बाब दिलचस्पी नहीं पुरअज़ मालूमात भी था। मुसन्निफ ने जिसका नाम टाइटल के सफ़ात ज़ाया हो जाने की वजह से मालूम नहीं हो सका था लिखा था कि दुनिया का चप्पा चप्पा नजर न आने वाली मखलूकात से भरा पड़ा है। उसने बहुत सी मिसालें दी थीं। तन्हाई के लम्हात में या अंधेरे में मुसन्निफ के कौल के मुताबिक हमें उनकी मौजूदगी का एहसास होता है जिसे हम अपना वहम समझकर नज़रअंदाज करते हैं। हमारे साथ रहने वाली मखलूक हमसे इतनी मानूस हो जाती है कि वो हमारी खुशियों और हमारे गमों में बराबर की शरीक होती है। यही वजह है कि खुशी के मौक़ों पर हमें दरो दीवार से मुसर्रत फूटती नजर आती है, जबकि गम के लम्हात में उन्हीं दरो दीवार से उदासी टपकने लगती है। इस खुशी और गम को सिर्फ हम ही महसूस नहीं करते बल्कि गैर मुतल्लिक अफराद को भी वाज़ी तौर पर इसका एहसास होता है। मुसन्निफ ने लिखा था कि नज़र न आने वाली ये मखलूक कभी कभी हमसे छेड़छाड़ भी करती है। हम किसी चीज़ को एक जगह रखते हैं, हमारे आसपास रहने वाली मखलूक उसे छुपा देती है।
कुछ देर बाद जब हमें उस चीज की जरूरत होती है तो वो नजर नहीं आती। बार बार उस जगह को देखते ही जहां उस चीज को रखा था वो मखलूक हमारी बदहवासी से दिल खोलकर लुत्फअंदोज हो चुकी होती है तो दोबारा उस चीज को वहीं रख देती है जहां से उसे उठाया था। हैरत होती है कि उस जगह को तो हमने कई मर्तबा देखा था, अब ये चीज वहां कैसे आ गई। फिर हम सब उसे फरेबे नजर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। मुसन्निफ ने उन लोगों का जो उस मखलूक के कायल नहीं थे एक छोटा सा तजुर्बा करने का मशवरा दिया था। उसने कहा था कि अपने कमरे या कोठरी के दरवाजे पर इस तरह पलंग डाल लो कि आने जाने का रास्ता रुक जाए, फिर उस पलंग पर लेटने की कोशिश करो। उसका दावा था कि नींद की सूरत में भयानक ख्वाब नजर आएंगे और तुम्हें पलंग हटाने पर मजबूर किया जाएगा। मुसन्निफ ने यह भी कहा था कि अगर उस मखलूक को तुम्हारी हरकत पर ज्यादा गुस्सा आ गया तो वो पलंग उलट देने से भी गुरेज नहीं करेगी। इस तमहीद के बाद मुसन्निफ ने बताया था कि नजर ना आने लेकिन महसूस होने वाली ये मखलूक क्या थी। वो जिन्नात के वजूद का कायल था, लेकिन उसने साबित करने की कोशिश की थी कि जिन वीरानों, बियाबानों और खाली मकानों में डेरे डालते हैं और इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा जिन्नों को ये कुव्वत भी हासिल है कि वो खुद को जिस कालम में ढालना चाहें ढाल सकते हैं। यूं तो वो इंसान, हैवान सभी का रूप धार लेते हैं, लेकिन ना जाने क्यों उन्हें सांप की शक्ल में आना बहुत पसंद है। मुसन्निफ के नज़दीक इसकी एक वजह यह भी हो सकती थी कि रेंगता हुआ सांप हर जगह आसानी से आ जा सकता है। इंसानों की एक बड़ी तादाद उससे खौफजदा रहती है और खतरे की सूरत में वो किसी भी नाली, बेली या सुराख में छुपकर अपनी जान बचा सकता है। सांप के बाद जिन्नात को छिपकली बनना ज्यादा पसंद था। इस सिलसिले में मुसन्निफ ने एक वाक़े का जिक्र भी किया था जो उसकी एक अजीज खातून को पेश आया। खातून ने फूले हुए पेट वाली एक छिपकली को अपने कमरे की दीवार पर घूमते देखकर अजराहे मजाक कह दिया था कि बच्चे के अकीके में हमें भी बुलाना। फिर एक रात जब वो इस बात को भूल भाल कर गहरी नींद सो रही थी, जिन उन्हें उठाकर ले गए। बेदार होने पर उन्होंने अपने आप को एक खंडरनुमा मकान में पाया। उनकी आंखों के सामने मसहरी जैसे बड़े पलंग पर एक जच्चा लेटी थी और उसकी बगल में नौजायदा बच्चा पड़ा था। जच्चा ने खातून से कहा, तुमने बच्चे के अकीके में आने की आरजू की थी, सो हमने पूरी कर दी। देखो कैसा प्यारा गोल मटोल सा बच्चा है। खातून बच्चे को तो क्या देखती, ये जानकर के वो कौमे जिन्नात की मेहमान है गश खा गईं। होश आया तो अपने पलंग पर पड़ी थी और तकरीबन एक चौथाई कमरा तरह तरह की मिठाइयों और मेवों से भरा हुआ था। बाहर कैफ। मुसन्निफ ने असल जोर इस बात पर दिया था कि हमें अपने गिरदो पेश नजर न आने वाली मखलूक का वक्तन फवक्तन इदराक होता रहता है। वो जिन्नात नहीं होते क्योंकि जिन्नात मख्फी रहना पसंद नहीं करते, किसी न किसी शक्ल में जरूर नजर आती हैं। ये बात दूसरी है कि हम उनकी मौजूदगी से नावाकिफ रहते हैं। इस ज़मन में उसने मुतअद्दिद दलीलें दी थीं और आखिर में यह नतीजा अखज़ किया था कि जो मखलूक हमें नजर नहीं आती मगर अपना एहसास दिलाती रहती है, दरअसल हमारे अतराफ व जवानिब में मंडलाने वाली रूहें होती हैं। उनमें कुछ किसी खास मकसद की तकमील के लिए बार बार हमारे पास आती हैं। मुसन्निफ ने इस ज़मन में भी चंद वाक़यात तहरीर किए थे। विजयपुर की महारानी दुर्गावती की रूह ने अपनी सौत से जो उसकी मौत की जिम्मेदार थी बड़ा भयानक इंतकाम लिया था। शहबाज नगर के नौजवान जियाउद्दीन की रूह ने पुलिस इंस्पेक्टर की उस अंधे कुएं तक रहनुमाई की थी जिसमें उसकी लाश और आला कत्ल को छुपा दिया गया। दादू के मौला बख्श मुगल की रूह ने अपने बेटे को मदफून खजाने का पता बताया। कोयटे में जुबैदा बीबी की रूह ने अपने शौहर को जलजला आने से कबल शहर से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। और दिल्ली में 6 माह के बच्चे की रूह ने एक गुंडे को जो उसकी बहन को तंग किया करता था कुतुब साहब की लॉट से नीचे फेंक दिया। मैंने यूं ही फोटोस्टेट और आग उलटना पलटना शुरू कर दिए, लेकिन पहला बाब ही इतना दिलचस्प साबित हुआ कि जब तक खत्म नहीं हो गया नजरें हटाई नहीं हटी। शाम के साए फैलना शुरू हुए और कमरा तारीख हो गया तो किताब बंद की, घड़ी पर नजर डाली, 6 बजने वाले थे। जल्दी से उठा और गिरता पड़ता हुआ बाहर भागा। अम्मा जी शाम की चाय के लिए आवाजें देती रह गईं। पहले पब्लिक लाइब्रेरी से वो कागजात वसूल किए जो लाइब्रेरियन ने मेरी खातिर तैयार कराए थे। वहां से अस्पताल गया। बड़े डॉक्टर साहब अपने ऑफिस के बाहर खड़े जमादार को डांट पिला रहे थे कि पिछले कई रोज से वो सही तौर पर सफाई क्यों नहीं कर रहा। मैं हाथ के इशारे से सलाम करता हुआ उनके सामने खड़ा हो गया। क्या बात है? उन्होंने जमादार को नजरअंदाज करके मुझसे पूछा। मैंने कहा, आपने याद फरमाया था तुम्हें। वो हकारत से मुंह बनाकर बोले, दिमाग तो दुरुस्त है। मेरा नाम नदीम है। अलालत के दौरान 2 दिन आपके अस्पताल में गुजार चुका हूं। आज दोपहर मेरी गैर मौजूदगी में अस्पताल से कोई शख्स मेरे घर गया था और क्या आया था कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। वो चंद सेकंड तक मेरी तरफ देखते रहे, फिर हंस पड़े। अच्छा, तो तुम वो नदीम हो? मैं समझ रहा था 25-30 साल का कोई जवान होगा। ऑफिस में जाकर बैठो, मैं अभी 1 मिनट बाद अंदर आकर तुमसे बात करूंगा। 1 मिनट की बजाय अंदर आने में उन्होंने कई मिनट लगा दिए।
सिस्टर कैथरीन को जानते हो? अंदर आकर वो रिवॉल्विंग चेयर पर बैठते हुए बोले। जी हाँ, मैंने कहा। वो मुझ पर बहुत मेहरबान थी। पिछले हफ्ते कैथरीन की शादी हो गई। उन्होंने अपनी शादी का जिक्र किया था, मैंने जवाब दिया। मगर मेरा ख्याल था कि पादरी साहब के इंतकाल के बाद शादी मुलतवी हो गई होगी। तुम्हें यह भी मालूम है कि उसके डैडी का एक हादसे में इंतकाल हो गया था? जी हाँ, मैं सिस्टर कैथरीन के पास आता जाता रहता था। मगर कभी तुमने उसे अपने घर का पता नहीं बताया, जरूरत ही नहीं समझी। दरअसल वो शादी की तैयारियों में इतनी मसरूफ थी कि मेरे घर आने के लिए वक्त नहीं निकाल सकी थी। फिर उनके डैडी को हादसा पेश आ गया। वो तुम्हारे लिए कुछ किताबें दे गई हैं, उन्होंने कहा। मेरी समझ में नहीं आता कि इन किताबों से तुम्हें क्या मिलेगा। किताबें हिंदी और इंग्लिश में हैं। डॉक्टर साहब दुरुस्त फरमा रहे थे। 11 ज़ख़ीम किताबें थी, जिनमें 8 इंग्लिश और 3 हिंदी में थी। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के बावजूद मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी कि उन किताबों के मफहूम को दुरुस्त तरीके पर समझ पाता। रही हिंदी की किताबें, तो उनकी तो मुझे अलिफ बे भी नहीं मालूम थी। किताबों के साथ कैथरीन ने एक रुक्का भी तहरीर किया था। शादी के बाद वो अपने शौहर के साथ लाहौर जा रही थी, और चूंकि मेरा पता उसके पास नहीं था, इसलिए उसने बड़े डॉक्टर साहब को इस बात की जहमत दी थी कि वो उसके डैडी की किताबें मुझे पहुंचा दें। जब तुम इन किताबों को पढ़ने और समझने के काबिल हो जाओगे, उसने रुक्के के आखिर में तहरीर किया था, तो मुझे उम्मीद है कि इन्हें बहुत दिलचस्प और पुरअज़ मालूमात पाओगे। किताबें घर तक लाने के लिए मुझे रिक्शा करना पड़ा। घर पहुंचकर किराया अम्मा जी से अदा कराया, जिनकी खसूसी हदायत थी कि इमरजेंसी की सूरत में रिक्शा इस्तेमाल किया जाए तो किराया घर से अदा कर दिया जाएगा। पूरा हफ्ता मैंने स्कूल से गैर हाजिर रहकर और पुरस्रार अलूम का लिटरेचर जमा करके ही नहीं गुजारा, बल्कि नागफनी की भी पल पल की खबर रखी। उसकी झोंपड़ी के पीछे कूड़े करकट का जो ढेर लगा रहता था, उसे हटा दिया गया और वह खुद एक जिंदा मज़ार की हैसियत इख्तियार कर गई थी। दूर दूर से औरतें और मर्द उसकी ज़ियारत करने और मुरादें मांगने आने लगे। झोंपड़ी वालों का कहना था कि जब से जुम्मन की मां मरकर दोबारा जिंदा हुई है, बड़ी बाकरामत हो गई है। पहले अलिफ के नाम लठ भी नहीं जानती थी, अब उर्दू और इंग्लिश फर पढ़ती थी। और उसने एक स्कूल मास्टर से इंग्लिश में ऐसी गिटपिट की थी कि बेचारा मास्टर बगलें झांकने लगा। जो लोग उसकी ज़ियारत करने जाते, उन्हें वो तरह तरह की मिठाइयाँ, बेमौसम के फल और ऐसी हरी इलायचियाँ जो ताज़ा ताज़ा तोड़ी गई हों पेश किया करती। ख्वांचा लगाकर छोले बेचने वाला करमदीन रोता बसोरता जुम्मन की अम्मा के पास उस स्कूटर सवार की शिकायत करने पहुंचा, जिसने टक्कर मारकर उसका ख्वांचा गिरा दिया। जुम्मन की अम्मा ने गिरेबान में हाथ डालकर 10-10 रुपए के 3 बिल्कुल नए और करारे नोट निकाले और करमदीन के हाथ पर रख दिए। करमदीन कसम खाकर कहता था कि नमक, मिर्च, मसालों और छोलों सब पर उसने मजमूई 30 रुपए खर्च किए थे, जो जुम्मन की अम्मा ने उसे दे दिए। अच्छन मियाँ की जवान बेटी ने कहा, मेरे अब्बू और अम्मी हर वक्त लड़ते रहते थे, काश दोनों प्यार मोहब्बत से रहने लगे। उसी शाम को अच्छन मियाँ अपनी बीवी को फिल्म दिखाने सदर के किसी सिनेमा हाउस में ले गए और घर आकर भी दोनों मियाँ बीवी रात गए तक सरगोशे में बातें करते रहे। पठानी का लड़का नामदार खान 4 जमात पास था, बैंक में चौकीदारी करता था और करामतों वगैरह का बिल्कुल कायल नहीं था। उसने माँ से कहा, अगर जुम्मन की अम्मा मुझे लंगड़ा आम दे तो मैं उसका कायल हो जाऊंगा। लंगड़ा आम छोड़, मामूली आम भी इस मौसम में दस्तयाब नहीं हो सकता था। लेकिन जब वो झोंपड़ी में गया तो जुम्मन की अम्मा ने तकिए के नीचे हाथ डाला और तकरीबन आधा किलो के वजन का लंगड़ा आम उसकी तरफ बढ़ा दिया। नामदार खान उसकी करामत से इतना मुतासिर हुआ कि अगले रोज बैंक मैनेजर को, जिसकी शादी को 6 साल होने को आए थे लेकिन अभी तक बे औलाद था, जुम्मन की अम्मा के पास लेकर आया कि उससे इल्तिजा करो कि तुम्हारी आरजू पूरी होगी। आने वाले जुम्मन की अम्मा के लिए तरह तरह के तोहफे लेकर आते थे, मिठाइयाँ, खाने, कपड़े, नकद रकम। मजे झोंपड़ी वालों के थे, सारे तोहफे उन्हीं में तकसीम हो जाते। उनकी औरतें बेहतरीन लिबास पहनती, नंग धड़ंग बच्चे हर वक्त कोई ना कोई मिठाई खाते रहते। मर्दों ने जो मजदूरी करते थे या ख्वांचे लगाते थे, कारोबार पर जाना छोड़ दिया और मुकद्दर बनाने के लिए जुए खानों और ऐश करने के लिए शराब खानों में जाना शुरू कर दिया। जुम्मन की अम्मा की झोंपड़ी में पड़ा हुआ पलंग गायब हो गया था। उसकी जगह फोम के गद्दे वाली मसहरी ने ले ली। जिस जगह काई ज़दा पानी का घड़ा रखा रहता था, वहां वाटर कूलर रख दिया गया। कोने में रखे हुए पुराने टीन के बोसीदा बॉक्स की जगह स्टील की अलमारी आ गई, जिसके एक पट में बड़ा सा आईना लगा था। झोंपड़ियों में रहने वाली जवान लड़कियां बाल संवारने, आंखों में काजल डालने और सुर्खी पाउडर के लिए पाबंदी से उस आईने को इस्तेमाल करने लगी। जुम्मन की अम्मा बनी ठनी मसहरी पर बैठी या लेटी रहती। उसके बाल तेजी से गिर रहे थे, फिर भी माथे पर गहरे सुर्ख रंग का हेयर बैंड बंधा रहता। वो बैंड उसे किसी ने तोहफे में नहीं दिया था, बल्कि दूसरी दुनिया से अपने साथ लेकर आई थी। अगरचे मैंने इस बैंड को नहीं देखा था, लेकिन यकीन था कि ये वही बैंड था जो मैं रक्षी के लिए लाया था, मगर उसे नागफनी ने मेरे कमरे से उड़ा लिया।
पहले दिन के वाकया के बाद जब वो मुझे देखकर चिल्ला उठी थी कि मेरा महबूब आया है, और मैं ये जानकर कि जुम्मन की अम्मा की शक्ल में मेरे सामने राना की कातिल बैठी है, गुस्से में आपे से बाहर हो गया। मैंने दोबारा उसकी झोंपड़ी में जाने की कोशिश नहीं की। उसके बरक्स ऐसा लिटरेचर हासिल करने में मसरूफ हो गया था जिसके जरिए अंधेरे के इस मखलूक को समझने और इसे काबू करने और इससे मासूम बहन की मौत का इंतकाम लेने में आसानी होती। इस दौरान में नागफनी ने भी मुझसे मिलने या हमारी गली में आने की हिम्मत नहीं की। हालांकि अम्मा जी समेत गली की सारी औरतें जुम्मन की अम्मा को एक नज़र देखने और उससे उस दुनिया का हाल अहवाल पूछने जहां उसे मरने के बाद कुछ वक्त गुजारने का मौका मिला था, बेचैन थी। जुम्मन की अम्मा की झोंपड़ी पर चूंकि हर वक्त अकीदतमंदों का हजूम रहता था, इसलिए अम्मा जी या गली की दूसरी औरतें वहां जाने की जसारत नहीं कर सकती थीं। सबसे ज्यादा बेचैनी गजल की अम्मी को थी। उन्होंने पहले ही दिन जब जुम्मन की अम्मा के जी उठने की खबर सुनी थी, झोंपड़ी का रुख किया, लेकिन मैदान ही से उसके यहाँ मजमा लगा देखकर वापस आ गई। इसके बाद भी वो 2 बार उस तरफ जा चुकी थी, लेकिन दोनों बार उन्हें झोंपड़ी में दाखिल होने से रोक दिया गया। एक बार कोई बहुत बड़ा आदमी जुम्मन की माँ के पास दुआ या बद्दुआ कराने आया हुआ था, और दूसरी बार वो सोई हुई थी। उन्हें झोंपड़ी के दरवाजे से, जिस पर बोसीदा दरी की बजाय जापानी प्रिंट के कपड़े का पर्दा लटका दिया गया था, नाकामो नामुराद वापस आना पड़ा। अब सोच रही थी कि गली की 2-4 औरतों के साथ रात के वक्त जुम्मन की अम्मा से मिलने जाएंगी। गजल उनकी इकलौती बेटी थी। गजल की पैदाइश के बाद से उनकी गोद हरी नहीं हुई थी। वो चाहती थी कि गजल को खेलने के लिए एक नन्हा सा भाई मिल जाए। जुम्मन की अम्मा की करामात के बारे में सुन सुनकर उन्हें यकीन हो गया था कि उनकी देरीना आरजू उसी के हुजूर पहुंचकर पूरी होगी। उन्होंने उसे तोहफा देने के लिए क्लॉथ मार्केट से बेशकीमत सिंधी डिजाइन का कुर्ता, जिसके गले में आइनों के 6-6 टुकड़े टांगे गए थे, मंगवा कर रख लिया था। ये थे वो हालात वाकयात जिनसे मैं उस शाम तक आगाह हो चुका था जब अम्मा जी से रक्शे का किराया अदा करा के किताबों को अपने कमरे में ले गया। किताबें इतनी वजनी थी कि मुझे 2 चक्रों में ले जाना पड़ी। दिल ही दिल में अपनी कम इल्मी और कम मायगी पर तासुफ करते हुए सिस्टर कैथरीन की दी हुई किताबों को मेज पर लगा रहा था कि खिलाफे तवक्को अम्मा जी मेरे कमरे में दाखिल हुई और खामोशी से पलंग पर बैठ गईं। मैं उनका चेहरा तकने लगा, जिसे साफ अंदाजा हो रहा था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। शायद उन्हें इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने किताबें घर लाने के लिए रिक्शा क्यों किया था। 2-2, 3-3 करके भी किताबें लाई जा सकती थीं। अब्बा जी की दुकान की आमदनी कम से कम होती जा रही थी और उसी निस्बत से महंगाई में इजाफा हो रहा था। घर के हालात के पेश नज़र मुझे फजूल खर्ची से इज्तनाब बरतना चाहिए था, मगर मेरा ख्याल गलत था। अम्मा जी की खफकी की वजह कुछ और ही थी। नदीम, उन्होंने पूछा, क्या तुमने पढ़ना लिखना तर्क कर दिया है? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अम्मा जी को इल्म हो गया था कि मैं स्कूल से गैर हाजिरी कर रहा हूँ। तुम्हारी प्रिंसिपल का मेरे नाम पर्चा है कि मुसलसल गैर हाजिरी के बायस क्यों ना तुम्हारे बेटे का नाम काट दिया जाए। उन्होंने तुम्हारी प्रोग्रेस के बारे में भी तहरीर किया है जो बिल्कुल सिफर है। अम्मा जी ने कहा, घर से तो तुम रोजाना पाबंदी से स्कूल जाते रहे हो, रास्ते में कहाँ गायब हो जाते हो? मैंने सर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, आइंदा आपको कोई शिकायत नहीं होगी। मैं कल से रोजाना स्कूल जाऊंगा। कल जुमा है, वो बिगड़ कर बोली। मेरे सवाल का जवाब दो। स्कूल जाने के बजाय अब तक कहाँ जाते रहे हो? मुझे कुछ किताबों की तलाश थी। इन किताबों की? उन्होंने मेज पर रखी हुई किताबों की तरफ इशारा किया। क्या तुम इतने काबिल हो गए हो कि इनको पढ़ सको? मैंने नादिम होते हुए नफी में सर हिला दिया। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो तुम पढ़ाई के चोर नहीं थे, हमेशा अच्छे नंबरों से पास होते थे। हालांकि उस वक्त तुम्हारे साथ गंजी औरत की बला भी लगी हुई थी। अब तो वो बला भी नहीं है। अब तो तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत से तालीम हासिल करना चाहिए। मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे। उन्हें कैसे बताता कि वो बला अभी तक मौजूद थी और जुम्मन की अम्मा के जिस्म पर काबिज थी और पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई थी। लड़कियों की तरह मेरे सामने टसवे बहाने की जरूरत नहीं, अम्मा जी ने कहा। मुझे रोते हुए मर्द सख्त नापसंद हैं। वो जाने के लिए खड़ी हो गई। आइंदा तुमने एक दिन भी गैर हाजिरी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, घर से बाहर निकाल दूंगी। वो चली गई तो मैंने इत्मीनान की सांस ली और एक बार फिर किताब की तरफ मुतवज्जा हो गया। इन किताबों को पढ़ने और समझने के लिए मुद्दत दरकार थी। मुद्दत ही नहीं, आला तालीम की भी जरूरत थी। मैं बेवकूफ़ था कि तालीम को गैर जरूरी समझकर इधर उधर वाही तबाही घूमता फिर रहा था। इसमें कोई शक नहीं, मैंने जब से होश संभाला था नागफनी साए की तरह मेरे साथ लगी हुई थी। और अगरचे मेरा दावा था कि वो मुझे खौफजदा नहीं कर सकती, मेरे दिल में उसका डर बैठा हुआ था। उसके सामने मेरी हकीकत ही क्या थी? मैंने अपनी आंखों से पादरी के सर को कार के नीचे आकर पाँच होते देखा था। अगर नागफनी कार ड्राइवर को बेकाबू करके पादरी को खत्म करा सकती थी तो मुझे भी मच्छर और मक्खी की तरह मसल सकती थी। सिस्टर कैथरीन ने अस्पताल में कहा था कि नागफनी से दोस्ती कर लो, नफरत मत करो।
और मालूम करो कि उसे क्या दुख है। और उसके पादरी बाप ने बताया था कि वो तुम्हें माला माल कर देगी। उसने मेरे होंठों की हरकत से अंदाजा लगाकर कहा था कि तुम्हें जो गंजी औरत नजर आती है उसका नाम नागफनी है और हमारी दुनिया में आने के लिए उसे एक माकूल किस्म के बदन की जरूरत है। ताहम पुरस्रार उलूम का गहरा मुतालिया होने और कामिल यकीन के बावजूद कि रूह को कैद नहीं किया जा सकता, वो इस खुश फहमी में मुब्तला थे कि मैंने नागफनी को कमरे के फर्श के नीचे दफन कर रखा है। नागफनी झूठी और मकार थी। वो मुझे धोखे में रखना और खुद को राना के रूप में पेश करके मेरी हमदर्दी और रक्षी का जिस्म हासिल करना चाहती थी। लेकिन झूठ के पांव कहाँ होते हैं। झूठ को सच साबित करने के लिए उसने रातों रात मेरे कमरे का शतरंज की बिसात जैसा फर्श तैयार किया, पादरी का खून किया और राना के हंसने की मखसूस आवाज सुनाई। फिर भी ज्यादा दिनों तक मुझे फरेब में नहीं रख सकी। अगर मैं उसकी बातों में आ जाता तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। जुम्मन की अम्मा के बदनुमा और झुर्रियों वाले जिस्म की बजाय वो रक्षी के खूबसूरत जिस्म पर काबिज होती और मैं उसे राना समझकर उसके जायज़ और नाजायज़ मुतालबात पूरे कर रहा होता। मैंने शिकस्त तस्लीम नहीं की थी। इंतकाम के जज्बे ने मेरे दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला था। सेहत गिर गई थी, निज़ाम हज़म बिगड़ गया था। कई वक्त भूख नहीं लगती थी। स्कूल की पढ़ाई से नफरत हो गई थी। कोई दोस्त हमदर्द और गमगुसार ऐसा नहीं था जो मेरे दुख को समझता। अब्बा जी, अम्मा जी और भाई सब ने बज़ाहिर राना को सब्र कर लिया था। यूं लगता था जैसे उनके नज़दीक उसका कोई वजूद नहीं था, बस एक मैं था जो उसे सब्र नहीं कर सका था। वक्त के साथ साथ मेरा दर्द कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा था। ख्यालात की रो में बैठे बैठे अचानक मुझे एक बात याद आई। मैं तेजी से निकलकर अम्मा जी के पास पहुंचा जो बावर्ची खाने में बैठी तवे पर चपातियां डाल रही थीं। अम्मा जी, मैंने उनके सामने एक पीढ़ी पर बैठते हुए कहा कि आपने राना को भुला दिया है। रोटी बेलता हुआ उनका हाथ लरस गया। रोटी हिंदुस्तानी नक्शे की तरह टेढ़ी मेढ़ी हो गई। उन्होंने बेलन से हाथ हटा लिया। हल्की सी आवाज में बोली, उसकी याद तो जान के साथ है। मैं 1 मिनट तक खामोश बैठा रहा। अम्मा जी रोटी पकाना भूल गई थीं। आंखें बेलन पर जमी थीं। स्टोव पर खाली तवा जल रहा था। अम्मा जी, मैंने कहा, सुना है जब राना को कब्रिस्तान ले जाया जा चुका था वो आपको नजर आई थी और उसने रोने से मना करते हुए कहा था कि अगर आपने उसकी याद में आंसू नहीं बहाए तो वो आइंदा भी आपके पास आती रहेगी। हाँ, अम्मा जी ने इस बात में सर हिलाया। आंखें बेलन पर जमी हुई थीं। फिर क्या वो दोबारा आई? मैंने पूछा। अम्मा जी ने दुपट्टे के पल्लू से आंख में आए हुए आंसू खुश्क करके बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मेरी बच्ची ने झूठा वादा नहीं किया था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। इसका मतलब यह है कि वो आपके पास आती है? अम्मा जी हर मुमकिन कोशिश के बावजूद अपने मुंह से निकलने वाली सिसकी को नहीं रोक सकी। अस्बात में सर हिलाते हुए रुक रुक कर बोली, करीब नहीं आती, दूर खड़ी रहती है। पास बुलाऊं तो हंसने लगती है। उसे सीने से लगाने के लिए जी कैसा तड़पता है। पल भर के लिए निगाह इधर से उधर होती है और वो गायब हो जाती है। लाख सोचती हूँ कि उसकी तरफ से आंखें नहीं हटाऊंगी, लेकिन किसी न किसी आहट पर आंखें हट जाती हैं। वो आपसे बातें नहीं करती। करती है, अम्मा जी ने कहा। जो पूछती हूँ उसका जवाब देती है। आप उससे क्या क्या पूछती हैं? उसे देखकर तो मेरी मत मारी जाती है। कोई सवाल सूझता ही नहीं, बस एक ही सवाल आता है। उन्होंने नीचे झुका हुआ सर ऊपर उठाया। राना के तस्वुर से उनके चेहरे पर बशाशत सी दौड़ गई थी और होंठ मुस्कुरा उठे थे। कैसी हो राना? कोई दूसरा सवाल नहीं करती? मैंने पूछा। अचानक उनका चेहरा सुकड़ गया। आंखों में आंसू तैरने लगे। ऐसे दुरुस्त लहजे में जिसमें दर्द भी शामिल था बोली, तुमने उसे भगा दिया। ना तुम मुझसे बोलते, ना मैं तुम्हारी तरफ मुतवज्जा होती, ना राना मेरी नजरों से ओझल होती। हफ्तों बाद उसकी सूरत दिखाई दी थी, मगर तुमने इतना मौका ही नहीं दिया कि मैं उसे जी भर के देख लेती। मैंने घूमकर चारों तरफ देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। आपका मतलब है राना यहाँ आई थी? उन्होंने एक नन्ही सी बच्ची की तरह होंठ बिसोर कर कहा। हफ्तों बाद आई थी। पहले जल्दी जल्दी आती थी, अब दिनों में आने लगी है। राना आई थी? मैंने दोबारा पूछा। कहाँ खड़ी थी? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी उसे देखना चाहता था। उसने मुझे तो जरूर देखा होगा। तुम्हारे तो पास ही खड़ी थी, तुम्हें देख देख कर मुस्कुरा रही थी। हाथ बढ़ाकर तुम्हारे माथे पर पड़े बाल दुरुस्त करना चाहती थी कि तुम बोल उठे। मैं तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हो गई और वो नजरों से ओझल हो गई। ये जानकर के राना मेरे करीब खड़ी थी और अपनी आदत के मुताबिक मेरे बालों को संवारना चाहती थी। मेरी हालत अम्मा जी की तरह गैर हो गई, बल्कि मैं समझता हूँ कि मेरा हाल उनसे भी ज्यादा अबतर था, क्योंकि अम्मा जी किसी हद तक संभल चुकी थीं। उन्होंने खाली जलते हुए स्टोव को बंद कर दिया और गहरी गहरी सांसें ले रही थीं। आपको यकीन है राना यहाँ इस बावर्ची खाने में आई थी? मैंने दोबारा पूछा। तुम्हें उसकी खुशबू महसूस नहीं हो रही है? बावर्ची खाने में भीनी सी खुशबू फैली हुई थी।
मैंने उस खुशबू को महसूस किया था, लेकिन ये समझकर नज़रअंदाज कर दिया था कि गज़ल के घर रात की रानी फूल रही है। गज़ल की क्यारी हमारे घर की दीवार से मुल्हिक थी और जब भी रात की रानी फूलती थी उसकी महक हमारे पूरे घर में फैल जाती। ये तो रात की रानी की खुशबू है। रात की रानी में ऐसी अच्छी खुशबू कहाँ होती है। अम्मा जी ने इस तरह सांस ली जैसे अपने फेफड़ों को खुशबू से भर लेना चाहती हों। गज़ल के घर की रात की रानी तो कभी की जल गई। ये तो उन्होंने राजदाराना लहजे में कहा, ये तो जन्नत की खुशबू है। वो खामोश हो गईं। मैं खुशबू को समझने की कोशिश करने लगा। बिलाशुबा वो रात की रानी की खुशबू नहीं थी। मैंने जिंदगी में पहली बार इतनी मशहूर कुन खुशबू सूंघी थी और इस तसव्वुर के बाद कि वो मुनफरिद खुशबू जिससे दिलो दिमाग में ठंडक से उतरती महसूस हो रही थी, राना जन्नत से लेकर आई थी, उसकी अहमियत बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। अम्मा जी, मैंने कहा, राना आपके पास आती रहती है, आइंदा भी आती रहेगी इंशाअल्लाह। मेरी एक छोटी सी इल्तिजा है, आपकी बार आए तो मेरी तरफ से उसे इतना ज़रूर बता दें कि मैं भी उसे देखना और उससे मिलना चाहता हूँ। बहुत सी बातें सोचती हूँ कि ये कहूँगी वो कहूँगी, लेकिन वो नज़र आती है तो खैरियत पूछने के अलावा कुछ भी नहीं बोल पाती। इसके बाद उसकी ज़ुबान कैंची की तरह चलती है तो किसी तरह रुकने ही में नहीं आती। बातूनी तो वो सदा की थी, लेकिन मौत के बाद तो बहुत ज़्यादा बोलने लगी है। ना जाने किसके और कहाँ कहाँ के किस्से सुनाने लगती है। फिर अचानक किसी के आ जाने से या कोई आहट होने पर पल भर के लिए मेरी तवज्जो उसकी तरफ से हट जाती है। दोबारा मुतवज्जा होती हूँ तो वो गायब हो जाती है, सिर्फ उसकी महक बाकी रह जाती है। अम्मा जी ने कहा, तुम्हारी बात याद रही और उसे देखकर मेरी जुबान गुंग ना हुई तो मैं उस तक तुम्हारा पैगाम जरूर पहुंचा दूंगी। काश आपको याद रहे, मैंने हसरत भरी आवाज में कहा। बावर्ची खाने में छाए हुए गहरे तिलिस्म को घंटी की आवाज ने तोड़ दिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने झिंझोड़ कर सोते से उठा दिया हो। बाहर कोई दरवाजे की घंटी बजा रहा था। मैं घंटी के जवाब में दरवाजे पर जाने के लिए खड़ा हो गया। सुनो बेटा, अम्मा जी ने मुझे मुखातिब किया, तुम्हारा कोई दोस्त आया हो तो उसके साथ कहीं दूर मत निकल जाना। खाना तैयार है और देखो। उन्होंने हिंदुस्तान के नक्शे जैसी टेढ़ी मेढ़ी रोटी को उठाकर दोबारा उसका पेड़ा बनाते हुए कहा, अगर वसीम का कोई दोस्त हो और किसी बहुत ज़रूरी काम से आया हो तो उसे बता देना कि वो नवाज के घर पढ़ने गया है। अगर ज़रूरी काम ना हो और यूं ही बातें बनाने आया हो तो सिर्फ ये कह देना कि वसीम घर में नहीं है। नवाज का कोई जिक्र मत करना। बाहर निकला तो दरवाजे पर पुलिस अफसर वारिस खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो यूनिफॉर्म में नहीं था, आम लोगों की तरह शलवार कुर्ते में मलबूस था, इसलिए पहली नजर में उसे पहचान नहीं सका। आप, मैंने पहचान कर कहा, ताज्जुब हो रहा है। वो बोला, इधर से गुजर रहा था, सोचा तुम्हारी खैर खबर मालूम कर लूं। कहो कैसी गुजर रही है। अल्लाह का शुक्र है, मैंने कहा। आइए अंदर चलकर बैठिए। अंदर तो घुटन होगी यार, उसने जवाब दिया, और तुम चाय वगैरह के तकल्लुफात में लग जाओगे, खुलकर बात नहीं हो सकेगी। क्यों ना मैदान में पड़ी हुई बेंचों में से किसी एक बेंच पर बैठकर गुफ्तगू की जाए। कोई खास बात करना है? बहुत खास बात, उसने कहा। तुम्हारी दोस्त रूह ने नाजमाबाद के एक लड़के को कत्ल कर दिया है। आपका मतलब है नागफनी ने कत्ल किया है? सारी बातें यही कर लोगे? आओ मैदान में चलते हैं। चलिए, मैंने उसके साथ कदम उठाते हुए कहा, मगर यह समझ लीजिए कि आपका ख्याल बिल्कुल गलत है। नागफनी अब किसी को कत्ल नहीं कर सकती। क्यों? क्या अब वो ताइब हो गई है? ताइब तो क्या होगी, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि पहले की तरह उसके लिए किसी को कत्ल करना आसान नहीं रहा है। मैंने कहा, ताज्जुब है, आप रूहों के कायल नहीं हैं, फिर भी नागफनी को मुर्द इल्जाम ठहरा रही हैं। कायल नहीं हूं तभी तो तुम्हारे पास आया हूं कि शायद तुम कायल कर सको, उन्होंने कहा। हमें जिस लड़के की लाश मिली है उसके बाजू को बिल्कुल उसी तरह कता किया गया है जिस तरह पादरिया के माड़ी की लड़की के हाथ को काटा गया था, कलम तराशने के अंदाज में। हाँ, कलम तराशने के अंदाज में। वो बोला, तुम्हारी बहन के बाजू को भी शायद उसी मखसूस तरीके से काटा गया था। जी हाँ, मैंने जवाब दिया और सोचने लगा कि अम्मा जी के पास राना दाएं हाथ के बगैर आती थी या जन्नत में उसे कोई नया बाजू फराहम कर दिया गया था। हैरत थी कि मैं इतनी अहम बात पूछना क्यों भूल गया। घर जाकर सबसे पहले यही पूछूंगा। मैदान में पहुंचकर एक अलग थलग बेंच पर बैठकर वारिस ने कहा, तुम्हें आज तक अपनी बहन का कटा हुआ हाथ नहीं मिला और हमें नाजमाबाद वाले लड़के का हाथ अभी तक नहीं मिल सका है। जिस तरह पादरी और किमाड़ी वाली लड़की के हाथ गायब हुए थे उसी तरह उस लड़के का हाथ भी गायब है। किसी ने बड़ी कामयाबी से नागफनी के स्टाइल की नकल की है, मैंने कहा। मैंने महज 2-4 जासूसी नावल पढ़े हैं। सही मायनों में तजुर्बा तो आपको होगा कि अक्सर मुजरिम अपने जुर्म को छुपाने के लिए किसी दूसरे मशहूर मुजरिम का अंदाज इख्तियार कर लेते हैं ताकि उनकी बजाय उस मुजरिम पर शुबा किया जाए। ये बात खूब अच्छी तरह समझ लीजिए कि लड़के के कत्ल में नागफनी को मुलविस नहीं किया जा सकता। वो हंसने लगा। मैं तो समझ रहा था तुम एक बार फिर मुझे कायल करने की कोशिश करोगे।
कि उस लड़के को भी उसी रूह ने कत्ल किया होगा, लेकिन तुमने तो उसकी वकालत शुरू कर दी। मेरी वकालत बिला सबब नहीं है नागफनी, अब रूह नहीं रही। अच्छा, उसने फलक शगाफ कहकहा लगाया, फिर कदरे संजीदा होकर बोला, माफ करना यार, तुम्हारी बातें इतनी मजे की हैं कि बेख्तियार हंसने को जी चाहता है। नागफनी अब रूह नहीं रही तो तरक्की करके क्या बन गई है? आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह हकीकत है कि वो जुम्मन की अम्मा बन गई है। वो हंसते हंसते दोहरा हो गया, चंद हफ्तों में रूह से औरत बनी, फिर एक बच्चा पैदा करके उसकी माँ भी बन गई। यही रफ्तार रही तो अगले हफ्ते तक दादी भी बन जाएगी। हंस लीजिए, मैंने कहा, दिल खोलकर हंस लीजिए। आपके हंस लेने से हकीकत तब्दील नहीं हो जाएगी। मैं तुम पर नहीं, उस भोलपन पर हंस रहा हूं जो तोहम परस्त लोगों का खुलासा है। खुद सोचो यार, ये किस तरह मुमकिन है? इतनी अहमकाना बात कोई कैसे कर सकता है? इतनी अहमकाना बात तो दोहरिए भी नहीं करते। कम से कम कवानीने कुदरत के तो वो भी कायल होते हैं। मैंने कोई अहमकाना बात नहीं की है। मुझे गुस्सा आ गया। आपने खुद ही नागफनी का जिक्र छेड़ा था कि उसने नाजमाबाद के लड़के को कत्ल कर दिया है। एक तरफ तो आप ये कहते नहीं थकते कि रूहों की बातें तो हम पसंद लोग करते हैं, और दूसरी तरफ खुद ही रूह को कत्ल का जिम्मेदार ठहराते हैं। तुम तो यार बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हो। वो बोला, गुस्सा थूक दो और गौर से सुनो। थोड़े थोड़े वक्फे से कई अफराद मौत के बाद अपने दाएं हाथों से महरूम होते रहे हैं। हर मुमकिन तलाश के बावजूद हमें उन हाथों का कोई पता नहीं चला। सिर्फ एक ऐसा शख्स है, और वो शख्स तुम हो, जो दावा करता है कि हाथों को एक रूह ने उड़ाया है। तुम उससे वाकिफ हो, उसका नाम नागफनी बताते हो। इस तरह लाजमी तौर पर हमारे जहन में यह शुबा सार उठाता है कि कोई शख्स खुद को रूह जाहिर करके तुम्हें या तो मुगालते में रख रहा है कि तुम उस तक हमारी रहनुमाई ना कर सको, या तुम्हारे जरिए कोई बहुत ही खतरनाक किस्म का काम कराना चाहता है। खुद तुम्हारी बातों से भी यही अंदाजा होता है कि उसने अच्छी तरह तुम्हें अपने जाल में जकड़ रखा है। हम उस शख्स के पास पहुंचना चाहते हैं, और जाहिर है उस तक पहुंचने के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा, इसलिए कि तुम रूह से डरते हो। जी नहीं, इसलिए कि आप रूहों से इनकारी हैं। मैं जाने के इरादे से खड़ा हो गया। इजाजत दीजिए, अम्मा जी खाने के लिए मेरा इंतजार कर रही होंगी। 1 मिनट। उसने हाथ पकड़कर मुझे दोबारा अपने पास बिठा लिया। मैं तुम्हें नाजमाबाद वाले लड़के के कत्ल का वाकया सुनाता हूँ। पूरा वाकया सुनने के बाद जो बात तुम्हारे दिल में आए उसे बेधड़क बयान कर देना, चाहे इसका ताल्लुक किसी से भी क्यों ना हो। सुनाइए। नाजमाबाद का एक 16 साल लड़का जिसका नाम आरिफ है, अपनी खाला से मिलने फेडरल बी एरिया दोपहर के वक्त जाता है। रात को 8 और 9 बजे के दरमियान उसका खालाजाद भाई उसके यहाँ पहुँचता है और उन लोगों के पूछने पर बताता है कि वो सीधा अपने घर से आया है। आरिफ तो वहाँ नहीं है। आरिफ के घर वालों को तशवीश होती है। उसको अजीज़ों, दोस्तों और वाकिफकारों के घर तलाश किया जाता है। फिर हर तरफ से थक हार कर 1 बजे रात के लगभग आरिफ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। उसी रात तकरीबन 3:30 बजे पुलिस की गश्ती पार्टी को वारिस ने मैदान के पार इशारा करते हुए कहा, सामने वाली झोंपड़ी के अकब में उसकी दस्त बुरीदा लाश पड़ी हुई मिलती है। लाश की हालत से अंदाजा होता है कि आरिफ ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की थी और कातिल से दस्तों गिरेबां भी हुआ। उसके बाएं हाथ की मिट्टी में जो कटने से बच गया था, लाल रंग का हेयर बैंड दबा था। लाल रंग का हेयर बैंड। मेरा दिल धड़कने लगा। आरिफ की लाश झोंपड़ियों के अकब में मिली थी। वहीं एक झोंपड़ी में जुम्मन की अम्मा रहती थी और जब से वो मरकर जिंदा हुई थी उसने अपनी पेशानी पर लाल हेयर बैंड बांधना शुरू कर दिया था। मेरे अलावा और किसी को इल्म नहीं था कि वो हेयर बैंड जुम्मन की माँ के पास कहाँ से आया था। सिर्फ मैं जानता था कि इस हेयर बैंड को मैंने रक्षी के लिए खरीदा था और नागफनी उसे मेरे कमरे से चुरा कर ले गई। क्यों? लाल रंग की हेयर बैंड का सुनकर तुम चौंक क्यों गए? वारिस ने गौर से मेरे चेहरे का जायजा लेते हुए कहा, क्या तुम किसी ऐसे शख्स से वाकिफ हो जो सुरख हेयर बैंड बांधने का आदी है? मेरा पूरा यकीन था कि आरिफ को नागफनी ही ने, जो जुम्मन की अम्मा के रूप में था, कत्ल किया होगा और आरिफ की मुट्ठी से जो हेयर बैंड बरामद हुआ था वो यकीनन वही होगा जिसे मेरे कमरे से उड़ाया गया। मगर मैं पुलिस अफसर को असल बात बताते बताते रुक गया। नहीं, मैंने कहा, मैं किसी ऐसे शख्स को नहीं जानता। अलबत्ता मैंने ऐसे बहुत से खिलाड़ी देखे हैं जो अपने लंबे बालों को आंखों पर आने से रोकने के लिए हेयर बैंड इस्तेमाल करते हैं। फिर तुम सुरख हेयर बैंड के जिक्र पर चौंके क्यों थे? चौंका तो नहीं था, अलबत्ता ताज्जुब जरूर हुआ था, क्योंकि मैंने आज तक किसी मर्द को सुरख बैंड में नहीं देखा। औरतों को देखा है। मेरे स्कूल की कई लड़कियां सुरख बैंड इस्तेमाल करती हैं। कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो यार? उसने लाजवाब होते हुए कहा। चलो छोड़ो इस बात को, अपनी उस दोस्त रूह के बारे में बताओ जो चंद दिनों में औरत बनकर किसी बच्चे की मां बन गई है। ऐसी बातें पूछने से क्या फायदा जो आपके लिए नाकाबिले यकीन है। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा शख्स जिसे तुम रूह समझ रहे हो मुसलसल एक ही किस्म की वारदातों का इर्तिकाब कर रहा है। अगर तुम थोड़ा सा ताउन करो तो हम बआसानी उस तक पहुंच सकते हैं।
आप मुझसे किस किस्म के ताउन की तवक्को कर रहे हैं? हमें उस रूह के मुतल्लिक बताओ जो तुम्हें नजर आती है। तारीकी में नजर आती थी, मगर अब किसी खास जगह? जी नहीं, नजर आने के लिए कोई जगह मुकर्रर नहीं थी। मैं जहां कहीं भी होता, तारीकी फैलते ही वो नजर आने लगती। मेरे अलावा उसे कोई नहीं देख पाता था। उसकी शक्लो शुबाहत गंजी थी, काली थी, बड़े बड़े सफ़ेद दांत थे और खाल कई जगह से उधड़ी हुई थी। उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। कब से कब तक नजर आती थी? होश संभालने के बाद से राना की मौत तक। राना तुम्हारी बहन का नाम था? जी हाँ। तुम्हारा कहना है कि उसे उस रूह ने, जिसका नाम नागफनी है, कत्ल किया था, जबकि मेरी तफ्तीश के मुताबिक उसकी मौत बारिश के उस पानी में मुंह के बल गिरने के बायस हुई जो मैदान में जमा हो गया था। तुम कैसे कह सकते हो कि उसे नागफनी ने कत्ल किया था? मैंने नागफनी को राना के साथ मैदान की तरफ जाते हुए देखा था। मैं राना को रोकना चाहता था, बुखार के बावजूद उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन दरवाजे से टकराकर बेहोश हो गया। होश आया तो नागफनी उसे कत्ल कर चुकी थी। ये तो एक किस्म का मफरूजा हुआ। मफरूजा नहीं है। मेरी आंखें डुबडुबा आईं। नागफनी ने मुझे बड़े फखरी अंदाज में राना का कटा हुआ हाथ दिखाया था और तुम खामोशी से देखते रहे, ना चीखे ना चिल्लाए, ना किसी को मदद के लिए बुलाया। मैं राना का हाथ देखकर एक बार फिर बेहोश हो गया था और चूंकि राना की तजहीज़ व तकफीन की मसरूफियत के बायस घर वाले मेरी तीमारदारी नहीं कर सकते थे, इसलिए मुझे अस्पताल छोड़ आए। कुछ देर के लिए वो गहरी सोच में डूब गया। रूह का गोरख धंधा समझ में नहीं आता। उसने सर खुजाते हुए कहा, तुम कह रहे थे कि नागफनी अब किसी की मां बन चुकी है। सुनिए जनाब, मैंने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि आपका ओहदा क्या है, वरना आपको उसी नाम से मुखातिब करता। बहरहाल आप जो कोई भी हैं, ये समझ लीजिए कि नागफनी ने मेरी बहन को कत्ल किया है। वो मेरी मुजरिम है। मैं खुद उससे इंतकाम लूंगा। आपकी, आपके महकमे की या किसी और शख्स की मदद हासिल नहीं करूंगा। बस जनाब, अब मुझे घर जाने दीजिए। मेरा ख्याल था कि वो नाराज हो जाएगा। इसके बरक्स उसने नाराजगी का कोई इजहार नहीं किया। हंसता हुआ खड़ा हो गया और मेरे साथ घर की जानिब कदम उठाने लगा। तुम्हारी नाक पर तो हर वक्त गुस्सा रहता है यार, उसने कहा। पता नहीं चलता कि कब खफा हो जाओगे और कब रोने लगोगे। अच्छे लड़कों को इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए। मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ। अच्छे लोग खुद को कभी अच्छा नहीं कहते, वो बोला। तुम्हें शायद इल्म नहीं कि किसी हकीकत से वाकिफ हो जाने के बावजूद उसे कानून से छुपाना जुर्म है। मैं किसी हकीकत से वाकिफ नहीं हूँ। मुजरिम कितना ही चालाक क्यों ना हो, एक न एक रोज जरूर पकड़ा जाता है। तो पकड़ लीजिए ना, मुझसे क्यों कह रहे हैं? सिर्फ इस वजह से कि कहीं तुम्हें भी शरीक जुर्म ना समझ लिया जाए। धमकी दे रहे हैं? कानून की बात बता रहा हूँ। अगर तुम कातिल से आगाह हो, लेकिन बहन की मौत का इंतकाम खुद लेने के जज्बे के बायस हमसे छुपा रहे हो, तो तुम्हारा जज्बा कितना ही काबिल तारीफ क्यों ना हो, कानून की नजरों में तुम्हें मुजरिम का शरीक समझा जाएगा और उसी के साथ तुम कानून को अपने हाथ में लेने के भी मुजरिम करार दे दिए जाओगे। जो होगा देखा जाएगा। घर 2 कदम के फासले पर रह गया था। मैंने उसकी तरफ रुख करके बेजारी से कहा, अस्सलामु अलैकुम। वारिस ने मेरे कंधे पर हाथ रख लिया। तुम्हारी बहन के इंतकाल को 3 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है और इस अरसे में तुमने यकीनी तौर पर उसका इंतकाम लेने की कोशिश की होगी, मगर नतीजा क्या निकला? हमें 3 लाशें ऐसी मिल चुकी हैं जिनके दाहिने बाजू काट लिए गए हैं। तुम्हारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुजरिम आज भी दंदनाता फिर रहा है और बार बार बावर करा रहा है कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी बेजा जिद से ना जाने कितने बेकसूर और बेगुनाह लोगों को अपनी जिंदगी और अपने बाजुओं से महरूम होना पड़ेगा। यकीन कीजिए, हम चाहें तो तुम्हें थाने में बुलाकर इतनी सख्ती करें कि तुम हमें असल बात बताने पर मजबूर हो जाओ, उसने कहा। हमारा काम मुजरिमों को ही पकड़ने का नहीं है, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का भी है। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि मुझ पर सख्ती करने से अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो जाएगा तो ये भी करके देख लें। खुदा हाफिज़, मैंने कहा और उसका हाथ झटक कर घर में जाने के लिए दरवाज़ा खोल लिया। हमारी मदद के बगैर तुम सारी जिंदगी बहन की मौत का इंतकाम नहीं ले सकोगे। मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और तेज तेज कदम उठाता हुआ अंदर चला गया। मैं जानता था कि पुलिस अफसर की बात ना मानकर मैंने अपनी मुसीबत को दावत दी है, मगर मजबूर था कि ये जानते हुए भी कि नाज़माबाद के नौजवान आरिफ को नागफनी ही ने जो जुम्मन की अम्मा के जिस्म में थी कत्ल किया था। किसी को भी उसके बारे में नहीं बता सकता था। बताता तो पुलिस जुम्मन की मां को पकड़ कर ले जाती। इस हद तक तो गनीमत था। असल खतरा फांसी का था। उसने 1-2 नहीं मुतअद्दिद कत्ल किए थे। फांसी हो जाती तो नागफनी को एक बार फिर आज़ादी मिल जाती। आज़ाद होते ही वो दोबारा मुझसे रक्षी के जिस्म का तकाजा करने लगती। रक्षी की खातिर मुझे पुलिस का तशद्दुद भी गवारा था और बेकसूर और बेगुनाह लोगों के कत्ल किए जाने की भी कोई परवाह नहीं थी। रक्षी की सलामती जुम्मन की अम्मा की सलामती में मुज़मिर थी। वो पूरी रात भयानक थी। खाने के बाद मैंने कई बार सोचा कि बाहर जाऊं और जुम्मन की अम्मा की खैर खबर मालूम करूं,
लेकिन ऐसा मालूम हो रहा था जैसे हमारे पूरे घर को रूहों ने अपने अहाते में ले लिया हो। शायद फोटोस्टेट कराई हुई उस किताब के बाब का असर था जो मैंने दिन में पढ़ा था। उस बाब में बताया गया था कि हमारे अतराफ में रूहें बिखरी हुई हैं। मैं उन रूहों की मौजूदगी को महसूस कर रहा था, उनकी सरसराहटें और हंसने रोने की आवाज़ें सुन रहा था। कभी कभी आंखों के सामने कौंदा सा लपकता था और उस कौंदे की रोशनी में अजीब अजीब खौफनाक किस्म की शक्लें नजर आने लगती। एक बार तो मैंने चंद फुट के फासले पर एक ऐसे हैवले को खड़े देखा जिसने धड़ से अलग करके दोनों हाथों में अपने सर को उठा रखा था और उसका चेहरा इस तरह कहके लगा रहा था जैसे फूट फूट कर रो रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे रूहें अपने वजूद का इजहार करके किताब के मुसन्निफ को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रही हैं। आधी रात तक घर में और ख़ास तौर पर मेरे कमरे में धमाचौकड़ी मची रही। मेरी जगह कोई और होता तो होशो हवास खो बैठता। मैं बचपन से नागफनी को अंधेरों में देख देख कर माफूकुल फितरत बातों का आदी हो चुका था। हैरत की किसी बात से मुझे अचंभा नहीं होता था और किसी डरावने मंजर से खौफ नहीं आता था। फिर भी खुद को मुतअद्दिद रूहों के निर्गे में पाकर अंदर ही अंदर मेरा दिल लरज रहा था। कुछ अजीब सी कैफियत थी जिसे ना तो हैरत से ताबीर किया जा सकता था, ना किसी किस्म के खौफ से। 12 बजे के बाद उस हंगामे में कमी होना शुरू हुई। हम इंसानों की तरह अगर रूहें थक सकती हैं तो शायद मेरे कमरे में मौजूद रूहें भी थक गई थीं। कमरा तो उन्होंने फिर भी खाली नहीं किया, अलबत्ता शोरगुल कम होते ही बिल्कुल ख़त्म हो गया। हवा की सरसराहटों में पहले जैसी तेज़ी नहीं रही और खौफनाक किस्म की आवाज़ें सरगोशियों में तब्दील हो गईं। मैंने कहा, जिन्होंने मुझे डराने और खौफजदा करने की कोशिश की थी उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया होगा कि मेरी लुगत में डर और खौफ के अल्फाज नहीं हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि भयानक आवाज़ें निकालने और मुहिब शक्लें दिखाने के बावजूद तुम सब अपाहजों से ज़्यादा अपाहिज और बेबसों से ज़्यादा बेबस हो। अब मैं सोने के लिए लेट रहा हूं और तुम में जो शरीफ और मुअज़्ज़ज़ हैं उनसे तवक्को करता हूं कि ना सिर्फ वह मुझे सुकून की नींद सोने देंगे बल्कि उन्हें भी, जो शरीर और बदमाश हैं, मेरी नींद खराब करने से बाज रखेंगे। एक लम्हे के लिए कमरे में इतना गहरा सन्नाटा तारी हो गया जैसे वहां का हर वजूद मेरे पुरसुकून और पुरएतमाद जुमलों को सुनकर दम बखुद रह गया हो। मेरा गैर मामूली इत्मीनान उनके लिए बेइंतहा ताज्जुब का बायस था। मैं शायद दुनिया का वाहिद लड़का था जो उन्हें महसूस करने और सुनने और उनकी झलकियां देखने के बाद भी खौफजदा नहीं हुआ था, वरना मेरी उम्र के लड़के तो अपने साए तक से डरते हैं। अगरचे आवाज़ें सुनाई नहीं दी लेकिन एहसास हुआ कि बहुत से अफराद आपस में ज़ोर ज़ोर से बोल पड़े हों। फिर यूं महसूस हुआ गोया बहुत से परिंदे परों को फड़फड़ाते हुए कमरे की दोनों खिड़कियों से बाहर निकल गए हों। फिर खाली कमरे में सफ़ेद साया सा नजर आया जो मेरी तरफ बढ़ रहा था। सफ़ेद साए की इस्तिलाह बहुत से लोगों को अजीब सी मालूम होगी, लेकिन जो चीज़ मेरी तरफ बढ़ रही थी वो दर हकीकत एक किस्म का साया ही था। उसके एज़ा वाज़े नहीं थे मगर बर्फ़ के गालों की तरह सफ़ेद और शीशे की तरह शफाफ थे। उनके आर पार देखा जा सकता था। मैं बता चुका हूं कि मुझे हैरत की बात पर भी हैरत नहीं होती थी, इसलिए उसे अपनी जानिब बढ़ते हुए देखकर मैंने खामोशी से करवट बदलकर उसकी तरफ पीठ कर ली और आंखें बंद करके गहरी नींद सो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि सफ़ेद व शफाफ साया मेरे पास आया या नहीं आया होगा तो मुझे सोता देखकर उसे बेहद मायूसी हुई होगी। हमारे यहाँ नाश्ते और खाने का कोई बाकायदा निज़ामुल औकात नहीं था। अम्मा जी फजर की नमाज के लिए उठती तो एक बड़ी सी केतली में सेरों के हिसाब से चाय बना देती और साथ ही उसी केतली में दूध और चीनी भी मिला देती। अब्बा जी मस्जिद से फजर की नमाज पढ़कर आते तो बावर्ची खाने में जाकर बड़े से प्याले में चाय उंडेलते, छाबी में रखी रात की बासी रोटी निकालते और अगर रात का बचा हुआ सालन होता तो सालन से, वरना चाय के घूंटों के साथ रोटी खाते और खुदा का शुक्र अदा करके मस्जिद चले जाते। फिर धूप निकलने के बाद कभी भाईजान पहले और कभी मैं, अब्बा जी ही की तरह हम दोनों भी खुद ही नाश्ता करते। मैं स्कूल चला जाता। भाईजान को कॉलेज की तरफ से इम्तिहान की तैयारी की छुट्टियां मिली हुई थीं। वो नाश्ता करके नवाज के घर का रुख करते। कभी कभी नवाज सवेरे ही हमारे यहाँ आ जाता, उसे भी उसी केतली की चाय पिलाई जाती। चाय पीकर भाईजान और नवाज किसी कोचिंग सेंटर में प्रैक्टिकल करने चले जाते। चाय से भरी केतली दिन भर स्टोव की बगल में रखी रहती। अम्मा जी को जो मिलने वालियाँ आती या मेरा या भाईजान का कोई दोस्त आता तो उन्हें भी वही चाय पीना पड़ती। दोपहर के वक्त केतली को धो धुलाकर एक बार फिर जो शानदे नुमा चाय तैयार कर दी जाती जो अमूमन 9-10 बजे रात तक इस्तेमाल की जाती। हमारे यहाँ एक छोटा सा ड्राइंग रूम भी था जो डाइनिंग रूम का काम भी देता और अगर कोई ऐसा मेहमान आ जाता जिसे हमारे यहाँ रात गुजारना होती तो उसी को गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया जाता। हम खाने की गोल मेज और कुर्सियों को बाहर निकालकर मेहमान का पलंग बिछा देते। 2 या 2 से ज़्यादा मेहमान होते तो कमरे के सोफे को भी वहाँ से उठाकर सहन में डाल देते। आम हालात में घर के अफराद
बावर्ची खाने ही को डाइनिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल करते और वहीं फर्श पर कभी अकड़ों बैठकर और कभी आलती पालती मारकर खाया पिया करते थे। उस सुबह को मैं सोकर उठा तो रात के सनसनीखेज लम्हात की याद ताज़ा हो गई। कमरे की हर चीज़ जूं की तूं अपनी जगह पर रखी हुई थी। जिन्नात हों या रूहें हों या कोई नज़र न आने वाली मखलूक हो, जब तक ज़रूरत ना समझे वो किसी को नहीं छेड़ते। सिर्फ अपने वजूद का एहसास दिलाकर जिस तरह चुपचाप आते हैं उसी तरह चुपचाप चले जाते हैं। बाज़ औक़ात तो हमें महसूस भी नहीं होता कि हम किताब या रिसाला पढ़ रहे हैं और हमारे कंधों से लगा कोई और भी उसका मुतालिया कर रहा है। मैंने कुछ देर तक गुज़िश्ता रात पेश आने वाले वाक़यात को याद किया। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, शायद नागफनी की वजह से दूसरी रूहें मेरे पास आने से इज्तनाब बरत रही थीं, या फिर उस किताब का असर था जिसके पहले बाब के मुताले ने रूहों को देखने, सुनने और समझने की हिस्स को बेदार कर दिया था। कमरे से निकलकर हाथ मुंह धोने के बाद नाश्ते के इरादे से बावर्ची खाने में गया तो अम्मा जी बैठी हुई शामी कबाब तैयार कर रही थीं। साइड वाले स्टोव पर चाय की केतली चढ़ी थी। उन्होंने माचिस की तीली से उसे भी जला दिया ताकि चाय खोल सके। ओहो, मैंने हंसते हुए कहा, आज तो नाश्ते में गर्मा गर्म कबाब खाने को मिलेंगे। सिर्फ एक कबाब मिलेगा, वो भी इस शर्त पर कि दोपहर को जब मेहमानों के साथ खाना खाने बैठोगे तो उस वक्त भी सिर्फ एक ही कबाब खाओगे। मेहमान आ रहे हैं? मैंने पूछा। कहाँ से? सगीर की ससुराल से, सगीर के कपड़ों का नाप लेने। सगीर मेरे छोटे मामू का नाम था। रहते तो वो अलग फ्लैट में थे, लेकिन उनसे ताल्लुक़ रखने वाले सारे काम हमारे यहाँ ही से अंजाम दिए जाते। नाश्ते से फारिग होकर तुम भी टेलर मास्टर को अपने कपड़ों का नाप दे आना। शादी में गिने चुने दिन रह गए हैं और हमारे यहाँ अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई। छोटे मामू की शादी के बारे में कह रही हैं? नहीं, तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। वो हंस पड़ी। घर में टिको और कभी माँ के पास आकर बैठो तो मालूम हो कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। परसों से वसीम का इम्तिहान शुरू होने वाला है। मैंने उसे कह दिया है कि किताब में कपड़े लेकर नवाज के घर चला जाए। यहाँ शादी के हंगामों में एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ पाएगा। मैंने रोटी निकाली, उस पर कबाब रखा और खाने में मसरूफ़ हो गया। अम्मा जी प्याली में चाय उंडेलते हुए बोली, कहीं घूमने फिरने मत निकल जाना। टेलर मास्टर को कपड़ों का नाप देकर फौरन घर वापस आ जाना। मेहमानों के लिए बड़ा कमरा खाली करके फर्श लगाना है और छोटे कमरे में उनके खाने का इंतजाम करना है। सारा काम मुझे करना होगा। काम के लिए पड़ोस की औरतें काफ़ी हैं, अम्मा जी ने कहा, लेकिन घर पर तुम्हारी मौजूदगी ज़रूरी है ताकि बाहर का कोई काम हो तो तुमसे कराया जा सके। नाश्ते से फारिग होकर टेलर मास्टर के यहाँ जा रहा था कि मैदान पार करते हुए झोंपड़ियों के अतराफ में पुलिस की 2 गाड़ियां और दर्जनों पुलिस वाले नजर आए। मैं पहले ही जानता था कि सुरख हेयर बैंड की निशानी पुलिस को ज्यादा अरसे तक जुम्मन की मां से दूर नहीं रख सकेगी। मैंने अपने तौर पर उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी और वारिस को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, फिर भी कामयाब नहीं हो सका। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। टेलर मास्टर की तरफ जाने की बजाय कदम झोंपड़ियों की तरफ उठने लगे। वहां पहुंचकर बड़ी ही अजीब किस्म की कहानी सुनने को मिली। झोंपड़ियों में रहने वाले 2 नौजवान थे, जिनमें से एक ने जुम्मन की अम्मा के दिल में खंजर उतारकर उसे खत्म कर दिया था, जबकि दूसरा झोंपड़ियों ही की एक लड़की को, जिसके साथ उसकी शादी तय हो चुकी थी, जमीन पर गिराकर तकिए की मदद से सांस घोंटकर खत्म करने की कोशिश कर रहा था कि आहट सुनकर कुछ लोग वहां पहुंच गए। लड़की को बचा लिया गया, जुम्मन की अम्मा को नहीं बचाया जा सका। दोनों नौजवानों को गिरफ्तार करके थाने पहुंचा दिया गया, जबकि एम्बुलेंस के जरिए जुम्मन की अम्मा की लाश को और सांस घूंटे जाने वाली लड़की को सिविल अस्पताल ले जाया गया। जुम्मन की अम्मा की झोंपड़ी को पुलिस ने घेरे में ले रखा था। तस्वीरें उतारी जा रही थीं, निशानात डाले जा रहे थे। कुछ देर में आला अफसरान जाए वारदात का मुआयना करने के लिए आने वाले थे। मेरे लिए वहां ठहरना मुश्किल हो गया। मेरी हमाकत से नागफनी जिस्म की कैद से आज़ाद हो गई। अगर मैं पुलिस अफसर वारिस को बता देता कि नाजमाबाद के आरिफ को जुम्मन की अम्मा ने कत्ल किया है तो नागफनी इतनी जल्दी आज़ाद ना होती। गिरफ्तारी के बाद कई माह तफ्तीश और मुकदमा कायम करने में लग जाते, फिर महीनों तक उस पर मुकदमा चलता, तब कहीं नाकाबिले तरदीद सबूत मिलने के बाद उसे सज़ा सुनाई जाती, जो ज़रूरी नहीं थी कि फांसी ही की सज़ा होती। उम्र कैद या तवील मुद्दत की सज़ा भी हो सकती थी। मैंने पुलिस से ताउन ना करके खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। नागफनी की रूह किसी भी वक्त मेरे पास आकर मुझसे रक्षी के जिस्म का तकाजा कर सकती थी। मैं तकरीबन भागता हुआ टेलर मास्टर की दुकान पर गया। उसकी दुकान पर फ़ोन नहीं था। जैसे तैसे नाप देकर उसके पड़ोस वाली जर्नल मर्चेंट की दुकान से रक्षी को फ़ोन किया। फ़ोन रक्षी ही ने उठाया। सुनो रक्षी, रस्मी तारुफ के बाद मैंने हाँफते हुए कहा, आज तुम तो हमारे यहाँ नहीं आ रही हो। नहीं, उसने बताया, कोई बाकायदा रस्म होती तो ज़रूर आती। शुक्र है। मैंने गहरी सांस ली। खुश हो रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने जल्दी से कहा। अपनी कहो, किस हाल में हो? पढ़ाई कैसी जा रही है?
क्या बात है नदीम, तुम कुछ घबराए हुए से मालूम हो रहे हो? नहीं, मैं घबराया हुआ तो नहीं हूँ, थोड़ी सी सांस फूल गई है। सांस क्यों फूल गई है? घर से यहाँ तक तुम्हें फ़ोन करने भागता हुआ आया था, मगर अब मेरी सांस ठीक है। नदीम कहो, तुम्हें मेरे ना आने का अफसोस हो रहा है? हरगिज़ नहीं, अच्छा हुआ कि तुम हमारे यहाँ आकर बोर होने से बच गईं। यकीन करो मुझे बड़ा सुकून हासिल हुआ है। क्यों सुकून क्यों हासिल हुआ है? क्या तुम मुझे इतनी बुरी समझते हो? मैं तुम्हें फ़ोन पर सारी बात नहीं बता सकता, बस इतना समझ लो कि तुम्हारा ना आना ही बेहतर है। अगर कोई तुम्हें हमारे यहाँ लेकर आना चाहे तब भी मत आना, कोई बहाना बना देना, ये मेरी दरख्वास्त है। रक्षी ठीक है, वो बोली, ना पहले मेरा तुम्हारे यहाँ आने का इरादा था, ना अब आऊंगी। खुश हो गए ना? शुक्रिया रक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता था कि तुम मेरी बात नहीं टालोगी। एक बार फिर शुक्रिया कबूल करो। आज शाम को मैं खुद तुम्हारे घर आकर तुम्हें तफसील से हर बात बताऊंगा। खुदा हाफिज। मैंने रिसीवर रखकर पेशानी पर आया हुआ पसीना खुश्क किया। नागफनी आज़ाद हो चुकी थी और मैं किसी किस्म का कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। एहतियात इसी में थी कि रक्षी को उससे दूर रखा जाए। खुशकिस्मत थी झोंपड़ी वाली वो लड़की जो बच गई, वरना नागफनी तो अपने तौर पर उसे खत्म करा ही डाला था। उस गरीब को कत्ल कराने के लिए नागफनी ने गला घोंटे जाने वाला वही तरीका इस्तेमाल किया था जिस पर वो मुझसे अमल कराना चाहती थी, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। आज़ाद होकर उसे एक बार फिर मुझे मजबूर करने का मौका मिल गया।